नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये खबरें आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हैं और आपके जीवन को प्रभावित करेंगी। निश्चित रूप से आपको ये सारी न्यूज़ ध्यान से देखनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग तय करने की आय सीमा, ये 8 लाख ही रहेगी। ये सरकार का फैसला आया है, यानी कि EWS की जो आय सीमा है वो 8 लाख रुपए ही रहेगी। और मानक तय करने वाली समिति की सिफारिश पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। तो केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS के लिए मौजूद सालाना पारिवारिक आय सीमा 8 लाख रुपए या उससे कम रखने की 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश मानने का फैसला किया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नीट PG के दाखिले से जुड़े हलफनामे में कहा है, समिति ने मौजूदा मानदंड जारी रखने की सिफारिश की है। सिफारिशें अगले सत्र से लागू करने पर विचार किया जा सकता है। सरकार ने कहा कि सिफारिश के अनुसार केवल 8 लाख वार्षिक आय वाले परिवार ही EWS आरक्षण के पात्र होंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव के हलफनामे में कहा गया है कि सरकार ने समिति की सिफारिशें मानने का फैसला किया है, जिसमें नए मानदंड को संभावित रूप से लागू करने की अनुशंसा भी शामिल है। केंद्र ने समिति का गठन पिछले साल 30 नवंबर को किया था, जिसमें पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे, ICSSR के सदस्य सचिव VK मल्होत्रा और प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल शामिल थे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर खबर है कि अगर 5 एकड़ जमीन है तो भी EWS से बाहर। समिति की सिफारिश है कि EWS से वह व्यक्ति बाहर हो सकता है जिसके परिवार के पास 5 एकड़ या अधिक कृषि भूमि है, भले ही आय कुछ भी हो। आवासीय संपत्ति मानदंड पूरी तरह से हटाया जा सकता है। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामले में नए मानदंड अपनाने से प्रक्रिया में काफ़ी देरी होगी। इन हालात में नए मानदंड को लागू करने और चल रही प्रक्रियाओं के बीच में मानदंड को बदलने से देश की अदालतों में मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट OBC के लिए 27% और EWS को 10% आरक्षण देने वाले केंद्र व चिकित्सा परामर्श समिति यानी कि MCC के 29 जुलाई के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। अगली सुनवाई 6 जनवरी को प्रस्तावित है। और फ्रेंड्स, अगर आपकी आने वाले दिनों में आपने योजना बनाई है वैष्णो देवी यात्रा के लिए, तो ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में वैष्णो देवी धाम में जो दुर्घटना हुई, जो भगदड़ मची, उसमें कई सारे लोग मारे गए थे। उसके बाद एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए अब ऑनलाइन बुकिंग अनिवार्य होगी। ऑफलाइन पर्ची सिस्टम को बंद कर दिया गया है। यात्रियों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए रेडियो तरंगों पर आधारित RFID सिस्टम का इस्तेमाल करने समेत भीड़ प्रबंधन के उपाय भी किए जाएंगे। और भगदड़ से हुए हादसे के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में रविवार श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की बैठक में यह अहम फैसले लिए गए हैं। सिन्हा ने विशेष बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार को श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भीड़ के प्रभावी प्रबंधन, यात्रा मार्ग खासकर भवन क्षेत्र में भीड़ न होने देने और प्रवेश व बाहर निकलने के लिए अलग अलग रास्ते बनाने के निर्देश दिए हैं। सिन्हा ने कहा कि RFID ट्रैकिंग सिस्टम भी तुरंत प्रभावी बनाया जाए और कोशिश की जा रही है कि ये जो मास्टर प्लान है ये जल्द से जल्द लागू हो सके। और फ्रेंड्स, वैष्णो देवी भवन के पास इमारतों में दरारें भी आई हैं। स्नान घाट खाली कराया गया है। 300 यात्रियों को बाहर निकालने के बाद प्रवेश भी बंद कर दिया गया है। तो माता वैष्णो देवी भवन में रविवार को मुख्य जो स्नान घाट है वहाँ से 150 मीटर की दूरी पर स्थित कुछ इमारतों में हल्की दरारें दिखाई देने पर स्नान घाट खाली करवा लिया गया। यह इमारतें मुख्य स्नान घाट से करीब 150 मीटर की दूरी पर स्थित दुर्गा भवन के नज़दीक पुलिस स्टेशन के सामने हैं। यहाँ एक अन्य स्नान घाट है, यहाँ से 300 श्रद्धालुओं को आनंद फानन में बाहर निकाला गया है। यहाँ नींव से मिट्टी निकलते हुए भी देखी गई। आपात स्थिति को देखते हुए अब मरम्मत सहित अन्य जरूरी इंतजाम भी किए जा रहे हैं। रोज की तरह प्राकृतिक गुफा और मुख्य स्नान घाट से लगभग 150 मीटर दूर एक अन्य स्नान घाट पर यात्री स्नान कर रहे थे। अचानक 3 मंजिला स्नान घाट व आसपास की दीवारों पर दरारें आने लगी। सूचना मिलते ही बोट प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभालते हुए स्नान घाट में प्रवेश बंद कराया। वहां मौजूद यात्रियों को फौरन बाहर निकाला गया
उस समय लगभग 300 यात्री स्नान घाट पर मौजूद थे। और यहाँ पर देखिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भगदड़ में मारे गए श्रद्धालुओं के परिजनों को 5 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। रविवार को बोर्ड बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि मृतकों के निकट परिजनों को अब 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। और इसी के साथ सकरे गरियालों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई, यानी कि तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं इस प्राकृतिक एक आपदा के मद्देनज़र। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वैष्णो देवी भवन के पास इमारतें हैं उसमें दरारें आने के बाद स्नान घाट को खाली कराया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि साल के पहले दिन वहाँ पर दर्शन को लेकर भीषण संख्या में, बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े थे, भगदड़ मच गई थी और कई लोग इस भगदड़ में मारे गए थे। पीएम किसान निधि के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो 10वीं किस्त आ चुकी है और 10वीं किस्त में भी कुछ लोगों को अभी 10वीं किस्त प्राप्त नहीं हुई है। तो यहाँ पर लिस्ट आप चेक कर सकते हैं pmkisan.gov.in पर। बेनिफिशियरी लिस्ट में अगर आपका नाम है तो 10वीं किस्त मतलब आपको मिलेगी। और अगर इसके बावजूद भी कोई दिक्कत है तो आप ये हेल्पलाइन नंबर है 155261, इसके अलावा पीएम किसान टोल फ्री नंबर है 18001155 और पीएम किसान लैंडलाइन नंबर, तो दोनों नंबर आप यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, इसको देख लीजिए। इस पर भी आप जो है अपनी शिकायत कर सकते हैं, अपनी स्थिति को आप जान सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपने श्रम कार्ड बनवाया है या श्रम पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आपके लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार सोमवार को 2 करोड़ श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता देगी। पहले चरण में 1-1 हज़ार रुपये की धनराशि सीएम योगी आदित्यनाथ श्रमिकों को उनके खातों में ट्रांसफर करेंगे। योगी सरकार ने कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता देने का ऐलान किया है। दिसंबर से मार्च यानी कि 4 माह तक 500 रुपये भत्ता दिया जाएगा। कुल 2,000 रुपये दिए जाने हैं, जिसकी 1-1 हज़ार रुपये की 2 किस्तें जारी होंगी। इसमें प्रदेश में कुल पंजीकृत कामगारों की संख्या 5,90,08,745 है। तो 2 करोड़ लोगों को आज, इसके बाद बाकी लोगों को भी भत्ता मिलेगा। और श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की संख्या 3,81,60,725 है। और BOCW बोर्ड के अंतर्गत कुल पंजीकृत कामगारों की संख्या 1,27,48,020 है। इनमें से पहले चरण में कुल 2 करोड़ कामगारों को खाते में भरण पोषण भत्ता भेजा जाएगा। तो ये भत्ता आज आपको मिल सकता है अगर आपने श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। आपका मतलब ऐसे लोग जिन लोगों ने इस पोर्टल पर रजिस्टर करवाया है उनके बारे में बात मैं कर रहा हूँ। तो ये कुछ खबर थी फ्रेंड्स जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया और अगर आप चाहते हैं कि सीरीज जारी रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और ऐसी खबरें क्या आप और भी देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।